न्यूज तक के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जिन्होंने कानून की बारीकियों से लेकर सियासत के गलियारों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऑक्सफोर्ड से निकले एक मंझे हुए लीगल ल्यूमिनरी के तौर पर भारत के पूर्व विदेश मंत्री और एक बेबाक लेखक सलमान खुर्शीद साहब का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। शुक्रिया। खुर्शीद साहब, आप एक बेहद ही रिच लेगेसी वाले परिवार से आते हैं। आपके फादर साहब जो है वो एक कद्दावर नेता रहे, राजनेता रहे। आपके नाना जी जो हैं वो राष्ट्रपति रहे। आम तौर पर हम यही देखते हैं कि राजनीतिक परिवारों से जो लोग आते हैं वो सपना देखते हैं कि सफेद कुर्ता पजामा पहनेंगे, रैलियों में जाएंगे। लेकिन वो सब करने से पहले आपने चुना कानून को। वॉज इट योर इनर कॉलिंग? था एक रुचि थी एक बहुत समय से। सच्ची बात ये है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी रुचि इंडियन एयरफोर्स में थी। मैं पायलट बनना चाहता था, फाइटर अच्छा। पायलट बनना चाहता था। लेकिन उससे पहले कॉलेज जाने का भी कुछ मन था और मैंने ये सोचा कि कॉलेज करने के बाद एयरफोर्स में एक एंट्री होती है, उसमें मैं आऊँगा। लेकिन उस समय मेरा दुर्भाग्य मानिए कि उस समय एयरफोर्स में पायलट्स ज़्यादा हो गए थे, संख्या उनकी अधिक हो गई थी। तो जो कॉलेज के बाद की एंट्री होती है वो एंट्री समाप्त कर दी गई उन्हीं 2 सालों में। और फिर जब तक वो खुली तब तक मेरी एज जो थी वो पायलट बनने की नहीं रही थी, तो मैं पायलट नहीं बना। उसके बाद मेरी सेकंड चॉइस जो थी वो कानून की थी कि मैं एक कानूनविद बनूं। उसके लिए मुझे बहुत रुचि थी कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीख कर आऊँ। तो मैं ऑक्सफोर्ड गया। ऑक्सफोर्ड में 3 साल बिताए, उसके बाद फिर वहाँ पढ़ाने का अवसर मिला तो 3 साल और बिताए वहाँ पढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं वापस भारत लौट कर आया। ऑक्सफोर्ड में जाना एक सपने जैसा है। आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा भी, पढ़ाया भी। कैसे याद करते हो उन दिनों को? देखिए, सच्ची बात ये है कि ऑक्सफोर्ड में जो जीवन है वो दुनिया से संबंधित होता है, लेकिन दुनिया से बहुत अलग होता है। एक बहुत छोटा दायरा होता है जिसमें हर एक विद्वान आपसे बात करता है। हर समय कोई ना कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको पढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य था मेरा, तो वो भी बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो अपनी ही एक दुनिया होती है। उस दुनिया को छोड़कर बड़ी दुनिया में जाना कभी-कभी बहुत कठिन होता है। लेकिन क्योंकि मुझे अवसर मिला इंदिरा जी के साथ काम करने का, मुझे संदेश यहाँ से प्राप्त हुआ कि इंदिरा जी से किसी ने कहा है कि आप आकर और उनके कार्यालय में काम कर सकते हैं। तो जब वो संदेश मिला तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया और मैंने उनके साथ काम एज़ ओएसडी काम करना शुरू किया। और जो ऑक्सफोर्ड का अनुभव था वो एक बहुत रचनात्मक अनुभव था। और उसके बाद फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो भी कोई मामूली कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, इंदिरा जी जैसी प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने का अवसर मिला। तो यकीनन एक बहुत कम आयु में मुझे बहुत कुछ देखने को, समझने को और बहुत कुछ का अनुभव होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि क्या हुआ ऑक्सफोर्ड में जब आप पढ़ा रहे थे उस क्लासरूम में? क्या इंदिरा जी का उनके कार्यालय से फ़ोन आता है? कैसे सब कुछ हुआ वहाँ? देखिए, मेरे वहाँ अर्जुन सेनगुप्ता, आप जानती होंगी, जो इंदिरा जी के हुँ। अर्थव्यवस्था से जुड़े एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहे, जिन्हें भारतवर्ष में काम करने का मौका मिला, भारत की सरकार में काम करने का मौका मिला और इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका मिला था। वो उस समय ऑक्सफोर्ड में थे और उस समय जो बाद में जाकर विदेश मंत्री बांग्लादेश के बने थे, उनके साथ वो भी बंगाली थे और ज़ाहिर है अर्जुन सेनगुप्ता भी बंगाली थे, तो उनके अच्छे संबंध थे। वहाँ पर उन लोगों के बीच में मुझे उठने बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और अर्जुन सेनगुप्ता को
मुझसे मुझ में बहुत दिलचस्पी मेरी राजनीति की वजह से हुई। जो राजनीतिक समझ मुझ में उस समय थी, उसके बारे में वो मुझे अक्सर बिठा के बात करते थे और अक्सर हर सैटरडे को हम लोग जाते थे लंच करने किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में और वहाँ पर खूब विस्तार से बात होती थी। तो अर्जुन सेनगुप्ता फिर इंदिरा जी के सेक्रेटेरिएट में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में आए और शायद उन्हीं के कारण बात-बात में लोगों से कहकर उन्होंने मुझे संदेश दिलवाया। उस वक़्त जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो लोग थे, उनमें से बाद में नटवर सिंह साहब आए और लोग थे, उस वक़्त राणा साहब फ़ॉरेन अफ़ेयर्स में काम करते थे। मेरे बाद वजाहत हबीबुल्लाह मेरी जगह पर आए, तो मैं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा कोई संबंध कभी नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इंदिरा जी से कहा और इंदिरा जी के साथ मेरे पिताश्री काम करते थे, उनके साथ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर कॉमर्स के मिनिस्टर थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और उनके जो मंत्री थे वो प्रणब मुखर्जी जी थे। तो इसलिए एक गायबाना तारुफ मुझसे रहा और मुझे ये माना गया कि मैं वहाँ आऊँगा तो कुछ ना कुछ योगदान दे सकूँगा। तो मुझे वो संदेश आया और उस संदेश को मैं ना तो नहीं कर सकता था और मैं छोड़-छाड़ के सब कुछ छोड़-छाड़ के चला आया। तो इट केम आउट ऑफ द ब्लू फॉर यू, काइंड ऑफ। ब्लू ही मान लीजिए। वहाँ ब्लू ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं क्योंकि मैं जो जिस टर्म में मैंने ऑक्सफोर्ड से छुट्टी ली उस टर्म में एक टर्म का 1 हफ्ता बचा था जब मुझको ये संदेश अच्छा। मिला और उस समय राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। तो उस समय ये कहना कि अभी कुछ दिन बाद आऊँगा, अभी आऊँगा, कैसे आऊँगा, ये सब करना बड़ा मुश्किल था। तो मैं सीधे-सीधे उस हफ्ते का काम समाप्त करके और सीधा चला आया और जब तक मैं वापस ऑक्सफोर्ड गया, यहाँ की बातचीत के बाद ऑक्सफोर्ड वापस गया, तब तक ऑक्सफोर्ड समर वेकेशन के लिए छुट्टी में था। तो मुझे पूरी तरह से ऑक्सफोर्ड को अलविदा कहने का अवसर भी ठीक प्राप्त नहीं हुआ। मैं छुट्टी के दौरान ही क्योंकि छुट्टी वहाँ पर जुलाई से अक्टूबर की छुट्टी होती है, जो वेकेशन होता है, उसी वेकेशन के दौरान मैं यहाँ आ गया था। लेकिन क्या सीखा इंदिरा जी से? उनके साथ आप बैठकों में शामिल हुए, पीछे से बैठकर आपने सब कुछ देखा एक ओएसडी के तौर पर। क्या देखिए सीखा उनके काम से? इंदिरा जी के यहाँ मुझे 2 काम दिए गए थे। एक तो ये था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते थे, जो उनको प्रोसेस करना होता था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और जब उस समय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक बात जाती थी, अगर किसी जज को बाहर का दौरा करना हो, भारतवर्ष से बाहर जाना हो, तो वो सारा काम जो था, जजेस से रिलेटेड काम था, मुझे वो दिया गया था और उसी के साथ-साथ जो इंटरनेशनल स्पीचेस इंदिरा जी की थी, वो काम भी वो दायित्व भी मुझे सौंपा गया था। तो उसमें और लोग थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे और लोग थे, एडिशनल सेक्रेटरीज़ थे, जिनके साथ बात करनी होती। मैं तो सिर्फ़ डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे आया था उस वक़्त और उन लोगों से बात करने में और स्पीचेस कैसे तैयार होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से भारत का पक्ष रखा जाता है और उसमें इंदिरा जी की जो ख़ास पकड़ थी और जिस तरह की वो बहुत बहुत पैनी नज़र से हर चीज़ को विश्व में देखती थी, वो सब समझने का और देखने का अवसर मुझे मिला। बहुत कम समय सीधे-सीधे उनके साथ बैठकर बात करने का मिलता था, लेकिन कभी-कभी हम लोग जब सफ़र में रहते थे और क्योंकि जो जहाज़ होता है, जहाज़ में प्राइम मिनिस्टर का कैबिन अलग से होता है, वहाँ कभी-कभी बुला लिया जाता था, वहाँ बिठा के और लोगों के साथ बात होती थी। तो एक ये मानिए कि जो रिंग साइड व्यू होता है जीवन में, वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। या तो आप सीधे-सीधे मंत्री बन जाते हैं, तो रिंग साइड के अंदर रिंग के अंदर चले जाते हैं या फिर आप रिंग साइड के करीब बैठकर देख सकें, कुछ पत्रकार बंधु आप जैसे लोग देख पाते हैं और जिनकी अच्छी पहुंच होती है, वो उसको रिपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत कम आयु में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। खुर्शीद साहब, आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे और विदेश मंत्री आप रहे। आज आप कांग्रेस के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अगर मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा आक्रामक है तो वो है मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो मोदी सरकार है वो अमेरिका से डरती है, कंधे झुके हुए रहते हैं, आवाज दबी हुई रहती है। वहीं बीजेपी जो है, मोदी सरकार जो है वो ये कहती है कि
कांग्रेस के वक्त पर बड़ी सबमिसिव पॉलिसी हुआ करती थी। आज के दौर की फॉरेन पॉलिसी और आपके दौर की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? देखिए, कहने के लिए कोई कुछ कहे और मोदी सरकार बात करने में बहुत बहुत सक्षम है, लेकिन धरातल पर, ज़मीन पर कुछ दिखाए कि हमने कुछ किया है, तब बात आगे बढ़ाई जा सके। अगर ये इस बात की चर्चा हो कि हमने कब क्या किया और आपने कभी कुछ किया कि नहीं किया, तो जिस तरह से हमने अमेरिका को, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से अच्छे संबंध रूस के साथ भी थे, अमेरिका के साथ भी थे। जब पंडित जी गए थे अमेरिका, उस वक्त जॉन कैनेडी वहाँ प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छे संबंध दोनों के थे। दोनों बहुत लिबरल सोच के, एक दूरगामी सोच के लोग थे। लेकिन उसके बावजूद हम ये ना भूलें कि जब बांग्लादेश का क्राइसिस आया था, जब ईस्ट बंगाल का क्राइसिस था और पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ घमासान बना दिया था, और उस समय एक जेनोसाइड जब बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश बना, वहाँ ईस्ट बंगाल में चल रहा था, तो पूरे विश्व के सामने, बावजूद हर प्रेशर के अमेरिका के, इंदिरा जी ने खड़े होकर ये कहा कि नहीं, हमारी फ़ौज बांग्लादेश को नया जीवन देगी और आज़ादी दिलाएगी, और दिलाई। और मुझे इस बात का कुछ दुख होता है कभी कभी कि कितने नौजवानों ने अपनी जान गंवाई उस वक्त, हमने जब बांग्लादेश का जीवन उत्थान करते हुए हमने अपना योगदान दिया, और आज कितनी दूरी उनसे हो गई है, क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब वही लोग देंगे जो सत्तारूढ़ हैं, जो सत्ता में हैं, उन्हीं को जवाब देना होगा। तो विदेश नीति आज है, कुछ विदेश नीति आज है, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कुछ विदेश नीति स्पोरेडिक और ट्रांजैक्शनल चीज़ें कि हम किसके साथ कब सौदा कर लें और किसने क्या हमें इस वक्त देने की बात की है, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इतने तक अपने आप को हम सीमित कर दें विदेश नीति में, तो भारत के लिए वो एक बहुत 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 चिंता का विषय है। भारत ने नैतिकता का एक रोल विदेश नीति में हमेशा देखा और समझा है, आज वो देखने को नहीं मिलता। भारत ने बहुत कुछ झेल कर भी भारत ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का सामना किया, ऐसा हमने देखा। हमने ही विश्व को एक सपना दिखाया कि ऐसा भी संभव है कि हम विश्व को बंटने ना दें, शक्तियों में बंटने ना दें। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का जो संदेश था, जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद दिया गया, वो संदेश, उस संदेश में बहुत बड़ा योगदान पंडित नेहरू का था, और जाहिर है उसमें बुल्गेनियन भी थे, उसमें और लोग भी थे, उसमें टीटो भी थे, गमाल अब्दुल नासिर भी थे, उसमें सुकार्नो भी थे। वो संदेश जो दिया गया और जिस पर आज प्रश्न चिन्ह लगाने की बात की जाती है, वो कहा जाता है कि वो एक बहुत गलत काम भारत ने किया था और बहुत गलत नीति भारत ने अपनाई थी। तो किसी को बुरा कह देने से आप अपनी नीति को बिल्कुल छुपा लें और अपनी नीति का ना होना आप छुपा लें, तो आज ये स्थिति हमको देखने को मिल रही है कि भारत की कभी आवाज़ गूंजती थी विश्व में। हम जब आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, हमारी आवाज़ गूंजती थी विश्व में। फ़िलिस्तीन के बारे में हमारी आवाज़ गूंजती थी, वियतनाम के बारे में हमारी आवाज़ गूंजती थी, पोलैंड के बारे में हमारी आवाज़ गूंजती थी। जब भी हमने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की बात की, तो दुनिया भर खड़े होकर हमारी बात सुनती थी। आज का ऐसा है, एक सवाल है, आज क्या ऐसा है? और हम अगर ये सही मन से, सच्चे मन से ये सवाल पूछते हैं, तो हमको देशद्रोही कह दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट से अलग हो रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें नेशन के सब लोग जुड़ते हैं, और जो कंसेंसस, जो आम सहमति हमने अपने राष्ट्र में बनाई, अपने देश में बनाई, हमने भारत में बनाई, उस सहमति को आज छिन्न भिन्न कर दिया गया है। और तब भी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति जो है आपकी विदेश नीति से बेहतर है। वो तो कह रहे हैं कि अब हम विश्वगुरु बन गए हैं मोदी राज में। देखिए, विश्वगुरु कौन है, ये जाकर आप तेहरान के लोगों से पूछ लें, ये जाकर आप दुबई के लोगों से पूछ लें, आप जाकर
जाकर ये शारजा के लोगों से पूछ लें, या आप जाकर कतर और अफगानिस्तान और इराक के लोगों से पूछ लें, तब पता लगेगा कि विश्व गुरु कौन है। विश्व गुरु कौन नहीं होना चाहता? हम क्यों नहीं विश्व गुरु होना चाहेंगे? हम क्यों नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहेंगे? हम विश्व को रास्ता दिखाना चाहेंगे, मार्गदर्शन देना चाहेंगे। हम क्यों नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, लेकिन पहले हमारे अपने हाथ तो मजबूत हो जाएं, अपने हाथ नैतिकता से मजबूत हो जाएं, अपने हाथ अर्थव्यवस्था से मजबूत हो जाएं, और उसके बाद हम दुनिया को कुछ दे सकें। देने में कोई गुरु बनता है, लेने में गुरु नहीं बन जाता है। गुरु दक्षिणा तो बहुत बाद में आती है। पहले गुरु कुछ ज्ञान देता है अपने बच्चे को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, तभी वो गुरु बनता है। तो अपने आप किसी को ये कहने का हक है कि हम गुरु हैं। जब दुनिया ताली बजाकर कहेगी कि आप विश्व गुरु हैं, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमले किए, उस पर कांग्रेस पार्टी का और खamenei की मौत पर भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड देखने को मिला। सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा। क्या आपसे ऐसे विषयों में, क्योंकि आप चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के कांग्रेस के, आपसे इन मामलों में सलाह मशवरा किया जाता है और फिर जो है उस पर स्टैंड लिया जाता है कि किस विषय पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, लीडरशिप के कुछ पहलू होते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं लीडरशिप के, और जो लीडरशिप देता है वो रास्ता दिखाता भी है, और वो लोगों से रास्ते के बारे में पूछता भी है। तो परामर्श तो होते हैं, हम लोग कंसल्ट करते हैं आपस में, लेकिन वो लगातार चलता है। ऐसा नहीं कि कभी कोई बहुत बड़ा विषय आ गया तो लोगों को बुला लिया, उनसे पूछ लिया और उस पर कुछ कह दिया। हमारा नेतृत्व हमको समय समय पर बुलाता है, हमसे पूछता है, हम उनको नोट्स पुट अप करते हैं। ये एक लगातार एक व्यवस्था है, वो चलती रहती है। लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़ा सा पॉज करके, तो कभी रुक कर, जब कठिनाई ज़्यादा आती है या बहुत कठिन परिस्थिति आती है, तो उस वक्त हम लोगों को बुला के और आपस में सबसे बातचीत करके भी निर्णय लिए जाते हैं। ये सिर्फ विदेश नीति से संबंधित बात नहीं है। जहाँ भी हमारी वर्किंग कमेटी जब ज़रूरत पड़ती है, तो आवश्यकता को देखते हुए वर्किंग कमेटी को बुलाया जाता है, और उनसे संपर्क करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, उनके सामने सारी बात को रखने के बाद निर्णय लिया जाता है। हम लोग बहुत डेमोक्रेटिक हैं, फंक्शनिंग में डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप अपने लीडर्स का दिखाया हुआ रास्ता ना अपनाएं। हम अपने लीडर्स इसलिए मानते हैं कि हमको ये विश्वास है कि वो हमको सही रास्ता दिखा पाएंगे। उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन लीडर्स सबसे परामर्श करके और सबसे उनका कंट्रीब्यूशन देने के बाद फिर एक निर्णय लेते हैं, जिस पर फिर हम लोग सब उस निर्णय को स्वीकार करके उस पर आगे बढ़ते हैं। हाल में पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब राहुल गांधी संसद लेकर उस किताब को पहुंच गए, और उसके कुछ अंश वायरल हुए। जब भारत और चीन का आमना सामना हो रहा था, तो कहा गया कि नरवणे जी को सरकार ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, अजीब बात है इसमें। ये तो बहुत विस्तार से इस पे लोगों ने चर्चा की है। बहुत निर्णय आए, पार्लियामेंट का भी स्पीकर साहब का निर्णय रहा इसमें। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बड़ी साधारण सी बात है। जो भी पब्लिकेशंस की दुनिया को जानता समझता है, वो ये जानता है कि किसी किताब के पब्लिश होने से पहले उसकी कुछ कॉपीज़ तैयार होती हैं, जो कॉपीज़ बहुत सीमित लोगों को दिखाई जाती हैं, और उसके बाद वो सीमित लोगों को दिखाने के बाद फिर ये निर्णय होता है कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा, कब इसको पब्लिश किया जाएगा, और कब इसको आम जनता के सामने लाया जाएगा। अब इस किताब का जो उल्लेख आप कर रहे हैं, इस किताब की ये कॉपियाँ अवेलेबल थीं, दुनिया में अवेलेबल थीं, लेकिन सीमित लोगों के पास रही होंगी। अब कोई सीमित लोगों के पास किताब अगर चलकर वहाँ से किसी नेता के पास पहुँच जाए, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो नेता अवैध रूप से उस किताब को लिए हुए लेकिन हैं। किताब चल कर आई या राहुल गांधी वहां तक चल के गए? नहीं,
चल के आने का मतलब ये है कि हुँ, किसी ने लाकर वो किताब दे दी, राहुल जी तो जाएँगे नहीं हुँ, बाज़ार में खरीदने के लिए हुँ, कि अमेज़न पे है कि नहीं है और आ गई कि नहीं आ गई। किताब किसी ने ये समझ के कि इस किताब को ये किताब उपलब्ध है और इस किताब को राहुल जी जैसे नेता को दिखाना अनिवार्य है, तो वो किताब उनको दिखाई गई। उन्हें आश्चर्य होगा, उन्होंने जो किताब में जो कुछ पढ़ा उस पे आश्चर्य होगा। लेकिन इस समय बात सिर्फ़ इतनी है कि किताब के बारे में जो विवरण है, जो किताब के बारे में कोट किया गया है, वो सही है कि गलत है? ये किसी ने नहीं कहा कि राहुल जी ने जो भी कहा, वो सच नहीं है। ये किसी ने नहीं कहा। जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने नहीं कहा, जिन्होंने किताब पर प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्होंने नहीं कहा, पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, जिन्होंने राहुल जी से प्रश्न किए उन्होंने नहीं कहा कि जो किताब में लिखा है वो असत्य है या किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चर्चा सिर्फ इस बात की थी कि अभी किताब जब तक पब्लिश नहीं होती तब तक आप किताब को का उल्लेख पार्लियामेंट में नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी चर्चा है। वो रूल का इंटरप्रिटेशन है कि वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और रूल का इंटरप्रिटेशन क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब आप कोई बात कहें कि ऐसा-ऐसा है, तो आप उसको सिद्ध कर सकें, आप उसको वेरीफ़ाई कर सकें, जो हम कह रहे हैं, ये सचमुच किसी किताब में, किसी पुस्तक में है और वो पुस्तक दिखाई राहुल जी ने कि ये पुस्तक है, अब उस पर निर्णय ये लिया गया कि आप नहीं दिखा सकते हैं, ये पुस्तक आप नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? कि ऑफ़िशियली पब्लिश नहीं हुई है। तो बहुत सारी किताबें तो मीडिया के पास प्रेस के सामने पहले भेज दी जाती हैं ताकि वो पढ़कर उस पर प्रीव्यूज़ कर सकें। हुँ, प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू किताब के शाया होने से पहले, पब्लिश होने से पहले कोई किताब को पढ़कर प्रीव्यू लिखता है। अब आप प्रीव्यू कर सकते हैं अगर आप मीडिया में हैं, लेकिन आप प्रीव्यू नहीं कर सकते हैं अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं। ये बड़ी अजीब-सी बात है, लेकिन इसका पार्लियामेंट से ही संबंध है, इसका किताब से कोई संबंध नहीं है। किताब थी कि नहीं थी, वो बात तो बड़ी स्पष्ट है कि किताब थी, किताब में ये लिखा गया है, किताब में ये लिखा हुआ है और आज भी जनरल साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने किताब में ये नहीं लिखा था, ये उन्होंने नहीं कहा है। हुँ, जी। अच्छा आपने राहुल गांधी की राजनीति लंबे लंबे वक़्त से देखी है। कितनी ग्रोथ क्या नज़र आता है जब आप देखते हैं कि तब के राहुल गांधी, आज के राहुल गांधी में फ़र्क आज क्या ज़्यादा परिपक्व नज़र आते हैं वो? इसमें तो दो राय नहीं है, आप लोग सब ये मानते हैं कि वो नज़र ऐसा आते हैं और मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक निर्णय लिया था भारत यात्रा का और जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत यात्रा उन्होंने की 3,000 किलोमीटर की जो उन्होंने भारत यात्रा की, उस भार वो या भारत यात्रा एक टर्निंग पॉइंट था, एक क्रिटिकल पॉइंट था उनके जीवन का, राजनैतिक जीवन का और मैं समझता हूँ कि इसको लोगों ने पूरे देश में स्वीकारा और स्वीकारने के बाद इसके कुछ परिणाम हमको 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिले। अब दूरगामी वो कहाँ तक जाता है, कब तक जाता है या उसके बाद कुछ और करने की आवश्यकता है, वो सारी तो राजनीतिक स्ट्रैटेजी की बात है, रणनीति की बात है। लेकिन वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, जब मैं मानता हूँ कि एक मेजर ट्रांज़िशन उनके राजनैतिक जीवन में हुआ और उसके बाद उनकी नई एक छवि सामने आई है, जिसको सब लोग स्वीकारते हैं और उसको मैं मानता हूँ कि उनके विरोधी भी जो हैं, जो दूसरे दलों के लोग हैं, जो उनको समर्थन नहीं देते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं और मानते ही नहीं, इस बात से वो बहुत डरते भी हैं और ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है उनकी कार्यशैली में कि जिस तरह से वो राहुल जी को अटैक करते हैं, पहले जैसे करते थे और आज जैसे करते हैं, उसमें ये अंतर ज़रूर आया है कि आज वो घबराए हैं, उनसे बहुत घबराते हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। सर लगातार ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले, खामनेई की किलिंग और उसके बाद भारत का रुख, इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा फिलहाल चर्चा है वो हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत के गिराए जाने की है। यूएस सबमरीन ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया। ये भारत की समुद्री सीमाओं के बहुत करीब है। राहुल गांधी ने भी अभी लिखा कि इस घटना के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये पूरा विवाद है, अब ये हमारी चारदीवारी तक आ चुका है। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि भारत सरकार का रुख, जो लगातार कटघरे में है इस पूरे मसले पर, अब वो हमारे और करीब आते इस पूरे विवाद में
उस पर और सवाल खड़े होते हैं। पूर्व विदेश मंत्री के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि एक बहुत कष्ट का विषय है और चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। लेकिन जो सीमाएं होती हैं वो नैतिकता की सीमाएं होती हैं और जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ की सीमाएं होती हैं वो तो बहुत पहले ही समाप्त कर दी गई। और इस बात को हम बार बार उजागर कर रहे थे और इस बात को हम बार बार सरकार से कह रहे थे कि आप अगर सतर्क नहीं रहे तो आप भी इस खेल का हिस्सा बन जाएंगे कि जो आज हो रहा है और जो आज देखना पड़ रहा है वो हो सकता है कि आज हमसे कई सौ मील दूर हो रहा हो, लेकिन वो हमारे घर तक आ जाएगा, कल हमारे घर पर पहुंच जाएगा। और हम जब हमारे पड़ोस में वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जुटे होंगे या किसी ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे या कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसका असर तो हम पे पड़ने वाला है और असर तो दूरगामी असर हम पर पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि आज विश्व में हमारी आवाज़ नहीं है। हमारी आवाज़ हमारे घर के पास, हमारी घर की सीमाओं के पास आकर और खुले समंदर में कोई किसी पर हमला करता है, प्रहार करता है, हम उस पर कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज़ तो चुप हो गई है। हम फिलिस्तीन पर कुछ कह नहीं पाए, हम गाज़ा पर कुछ कह नहीं पाए, हम यूक्रेन पर कुछ कह नहीं पाए। हम रूस हमारा मित्र है और हमारी मैत्री उनसे बनी रहनी चाहिए। हम रूस से अपनी बात कह नहीं पाए, हम रूस को परामर्श दे नहीं पाए। हम यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जब वहाँ के लोग हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती है कि आप इजराइल से अपने रिश्ते समाप्त कर दीजिए या अमेरिका से आपका रिश्ता ना रहे तो कोई समस्या नहीं है। हम चाहते हैं कि सबसे हमारे रिश्ते रहें, लेकिन सम्मान के साथ हमारे रिश्ते रहें। अगर कोई हमको दोस्त मानता है तो दोस्त का व्यवहार करें, दोस्त की कही हुई बात पर का सम्मान करें। इतना ही हम सिर्फ अपेक्षा करते हैं और ऐसा नहीं हो रहा है। सर, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अ, भारत के प्रधानमंत्री हर हाल में ट्रंप को खुश रखना चाहते हैं और इसी बात से उनकी सारी कूटनीति, सारी विदेश नीति तय होती है, तो बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये एक कूटनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ आप वोट की राजनीति के लिए इतना हल्का बयान लगा दे रहे हैं, वो तो देश के हित को ध्यान में रखते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, मतलब इसका आधार क्या है, ट्रंप को खुश रखना चाहते हैं? देखिए, एक क्षण के लिए हम ये मान लें कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप हम पर लगा रही है, वो आरोप जो है वो सत्य है, उस आरोप में वजन है। अगर हम एक क्षण के लिए इस बात को मान लें तो वो हमें बताएं ना कि उन्होंने ऐसा क्या करके दिखाया है जो हमारे देश के हित में है। वो हमें बताएं कि हमने जो भी किया वो देश के हित में किया और देश का हित ये है, तो देश का हित क्या है हमें बताएं कि कौन सी नीति अमेरिका ने अपनाई जो हमारे देश के हित में थी। अमेरिका तो खुद कहता है कि हम वो कर रहे हैं जो अमेरिका के हित में है। अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, वो ये नहीं कहता है कि अमेरिका और अमेरिका के दोस्त जो हैं वो सब फर्स्ट रहेंगे, वो सब आगे रहेंगे। जब अमेरिका ही ये कहने को तैयार नहीं है तो फिर भारत सरकार इसको बार बार दोहराकर और हम पर उंगली उठाकर और आरोप लगाकर वो कहाँ ये समझती है कि हम ये जो कर रहे हैं वो सही है। हम पर वो लगा रहे हैं आरोप इस बात का कि हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। तो वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं, वो तो बताएं, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं। वो क्या ये समझ रहे हैं कि विश्व में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि दो बड़े मज़हब हैं, जिसमें दो फेथ्स हैं, जिसमें टकराव है। क्या वो ये समझ रहे हैं? अगर वो ये समझ रहे हैं तो सरासर गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय तो खाड़ी में जो मुस्लिम देश हैं उनका टकराव एक और मुस्लिम देश से हुआ है, ईरान से हुआ है। और जब फिलिस्तीन और गाज़ा और इजराइल के बीच में संघर्ष हो रहा था तो इसको फिलिस्तीन और गाज़ा के लोगों ने कभी नहीं माना कि इसका संबंध किसी
किसी मजहब से है या किसी रिलीजन से, उन्होंने सिर्फ ये माना ये आस्था का प्रश्न नहीं है, ये धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है, ये इंसानियत का प्रश्न है कि किसको अपने घर में रहने का अधिकार है कि नहीं है, ये उसका प्रश्न है। और जिस बात को जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो जिसको धार्मिक विषय नहीं मानते हैं, उसको हम धार्मिक विषय मानकर हम क्यों यहाँ पर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका असर यहाँ भी पड़ेगा। अब आज जो कुछ भी हो रहा है, आज जो कुछ भी हो रहा है, उसको अगर हम सिर्फ धर्म तक सीमित कर दें तो विश्व में और बुराई फैल जाएगी और बुरा व्यवस्था और बुरी हो जाएगी। लेकिन हमको तो आज सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए थी कि इसको समाप्त करो। क्या हमारी बात रूस और चीन और अमेरिका और इजराइल और ईरान और अफगानिस्तान और इराक और कोई और भी हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है? जब हम पर प्रहार हुए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था इसलिए कि हमारे मामूली शहरियों पर प्रहार हुए थे, उन पर जब प्रहार हुए थे पहलगाम में और हमने उसका जवाब देने की कोशिश की थी, तो कौन कौन हमारे साथ खड़ा हुआ था और क्यों नहीं खड़ा हुआ? अगर नहीं खड़ा हुआ, और चलिए औरों को माफ़ करते हैं, औरों को भूल जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने हमारा साथ दिया कि नहीं दिया? और हमारा साथ कैसे दिया कि अमेरिका ने स्वयं ये अनाउंस कर दिया कि हमने कहा कि लड़ाई रोको, और लड़ाई रुक गई। तो अमेरिका अगर सही भी है और हमसे लड़ाई रोकने के लिए कहता है, तो हम क्यों नहीं अमेरिका से लड़ाई रोकने के लिए कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारा बराबर का रिश्ता नहीं है, कि वो हमारे रिश्ते में वो हमको डोमिनेट कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और हम उनके पिछलग्गू बन रहे हैं। ऐसा हम नहीं स्वीकार कर सकते, ऐसा ये देश नहीं स्वीकार कर सकता है। और इसलिए हमारा परामर्श सरकार को इस बात का है कि अपनी आवाज़ को फिर से तलाश के, फिर से पहचान के अपनी आवाज़ को दुनिया को सुनाइए। जी। आपने चूँकि रूस की, चाइना की बात कर दी, तो ब्रिक्स के तमाम देशों ने ईरान पर हमलों की निंदा की है। भारत का रुख ज़ाहिर तौर पर नर्म है या उस पर सवाल है। तो इस साल के अंत में ब्रिक्स सम्मेलन होना है भारत में। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स के अंदर भारत की जो मजबूत स्थिति है, वो मौजूदा रुख की वजह से उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? वहाँ पर ब्रिक्स के अंदर भारत की स्थिति कुछ कमज़ोर होती है? देखिए, आप किसी भी संगठन के साथ हो, तो संगठन की एक दिशा होती है, संगठन का एक कंसेंसस होता है। आपस में मिल बैठ के लोग वहाँ आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक संगठन में आप रहें और उस संगठन में 4 लोग एक तरफ हों और आप अलग हो जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना होगा ना। आज दुनिया में बीच के रास्ते की आवश्यकता है और भारत बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे या भारत बिल्कुल अलग हो जाए। ये 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं। अलग हो जाए तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे तो सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बीच का रास्ता निकालने का कॉन्फिडेंस भारत में क्यों नहीं है आज? था, हमेशा से रहा है, आज क्यों नहीं है वो समझ में नहीं आता। हमारे लिए नॉन अलाइन मूवमेंट बीच का रास्ता था। एक तरफ एक ब्लॉक था, दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक था। हमने ये कहा था कि हमारे संबंध जिससे भी हो, लेकिन हम बीच का रास्ता निकालेंगे, हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे। आज क्या ऐसा कहना संभव है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं हैं, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, हम अलग हैं और हमारा जो बीच का रास्ता है उसका समर्थन हमको बहुत सारे देशों से मिल रहा है। क्या आज हम कह सकते हैं ये? नहीं सर, जो पिछले चंद दिनों में जो भारत सरकार का रुख है, उसे आप अमेरिका, इज़राइल, ईरान वॉर पर ही की घटना के रूप में देखते हैं या हमारी फॉरेन पॉलिसी में ही कोई चेंज आ गया है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये फॉरेन पॉलिसी हमारी बिखर गई है, फॉरेन पॉलिसी हमारी समाप्त हो गई है। अब क्या है, ट्रांजैक्शनल हो गया है कि ये समस्या आई, इसमें हमें क्या अपनाना है, क्या पोजीशन लेनी है।
वो समस्या आई, उसमें हमें क्या पोजीशन लेनी है। तो एक फॉरेन पॉलिसी नहीं है जिसमें हम ये कह सके कि नहीं भाई हमारी पॉलिसी ये है कि कोई भी हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, हम एक पोजीशन जो लेते हैं, हम जो एक नैतिक पोजीशन लेते हैं, हम उसी पर पाबंद रहेंगे, हम उसी से जुड़े रहेंगे। आज ये कहना संभव नहीं है। जो भी हुआ ईरान में, उसकी उस बात से कोई भारत में हो या किसी भी समझदार देश में हो, उसका समर्थन तो कोई नहीं कर सकता है ना। हम किसी को पसंद करें, कभी-कभी हमारे और ईरान के विवाद भी हुए हैं, कभी-कभी ईरान ने हमारा साथ भी दिया है, कभी-कभी हम ये भी कहते रहे हैं कि एक सिविलाइजेशनल संबंध हमारा ईरान के साथ है, हमारा एक गहरा संबंध और एक ऐतिहासिक संबंध ईरान के साथ है, ये हम सब कहते रहे। लेकिन हाँ, ऐसा भी हुआ था कि हमको कहीं ईरान से किसी बात की शिकायत भी हो सकती थी, हमारी शिकायत किसी और से भी हो सकती है, लेकिन हम ये मान लें कि कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हम शिकायत नहीं करेंगे और कुछ देश ऐसे हैं जिनको हम बावजूद हमारी दोस्ती के और हमारी मैत्री के हम शिकायत कहीं ना कहीं ढूंढते रहेंगे। तो फिर वो विदेश नीति क्या हुई? तब तो फिर सिर्फ एक फुटबॉल की तरह हुआ कि इधर मारा तो उधर चले गए, उधर मारा तो उधर चले गए। बड़ी समस्या हमारी पहले ही से बन चुकी थी। ये जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले हमारी विदेश नीति जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। विदेश नीति धरातल पर नहीं थी। विदेश नीति जो कहने को नाम के वास्ते विदेश नीति रह गई थी। इसलिए जब ये समस्या आई तो उस वक्त हमारे पास कोई नीति नहीं थी जिसका सहारा हम ले सकते थे। अच्छा सर, वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आखिरी में मेरा सवाल रहेगा कि पिछले दिनों संसद में एलओपी को ना बोलने देने की जो पूरा वाकया हुआ वो हो, एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया उन पर मुकदमेबाजी की बात हो, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा बिठा दिया गया है और बहुत तगड़ा पहरा बिठा दिया गया है। आप सलमान खुर्शीद जिनके सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वो एक बुद्धिजीवी, राजनेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, एक देश के बड़े कानूनविद, इन सब के अलावा एक नाटककार भी हैं। आपके भीतर का वो कलाकार, वो नाटककार इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? नाटक ना, नाटककार को लिखना चाहिए एक नाटक। जब भी विश्व में कहीं भी अत्याचार हुए हैं या विश्व में किसी की भी आज़ादी पर अंकुश लगाए गए हैं, चाहे वो स्टालिन का रूस रहा हो, चाहे वो सिविल वॉर का अमेरिका रहा हो, चाहे वो यूरोप में जहाँ जहाँ संघर्ष हुए वो बात रही हो, या वियतनाम जैसे किसी मुल्क में जो संघर्ष हुए उसकी बात रही हो, तो वही लिटरेचर में वो बात, चाहे कोई लेखक हो या कोई प्लेराइट हो, उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से वो संदेश देने का प्रयास किया है और उसको बहुत कुछ हो जाने के बाद उस मेमोरी को, उस याद को जीवित रखने का प्रयास किया है। वो होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत कुछ आज़ादी के संबंध में, पार्टीशन के संबंध में बहुत अच्छे लेख लिखे गए, बहुत अच्छी फिल्में बनाई गई, बहुत अच्छे प्लेज लिखे गए और बलराज साहनी का जो उसमें काम रहा। और आज तक गांधी फिल्म जो है फॉर इंस्टेंस, और आज तक जो लोगों को रुचि है कि बहुत समय बाद भी लोग आज भी इस बात से अट्रैक्ट होते हैं कि उस समय जो हुआ था वो कैसे हुआ था, और जो उस समय के जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने उसको किस तरह से डील किया था। तो उसी तरह से मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन भी इस पर बहुत अच्छे लेख लिखे जा सकते हैं, बहुत अच्छे ड्रामा इस पे लिखे जा सकते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि क्या ड्रामा लिखने का भी अधिकार अब किसी को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या ड्रामा पर भी अंकुश लगा दिए जाएंगे, ये बात उठती है। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जो होते हैं, वियतनाम वॉर के जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए उसमें कितनी अच्छी फिल्में बनी। जो नाज़ी जर्मनी में हुआ
उस पे कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी। हुँ। तो जब कुछ ऐसा बड़ा एक सोशल सोशल सिचुएशन बनती है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, तो उस पर जो जो विद्वान हैं और जो लेखक हैं उनको कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए, या मीडिया के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ प्रस्तुत करना चाहिए। अब ऐसा होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। नहीं, आजकल भी बन रही हैं सर, बालाकोट पे फ़िल्म बन जा रही है, कश्मीर फाइल्स बन जा रही है, केरला फाइल्स बन जा रही है। अब उस पर मैं कम कहूँ तो अच्छा है। जो जो बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं और वो क्या कह रही हैं, हुँ। तो इसलिए ये मुझे मत याद दिलाइए कि नाज़ी जर्मनी के समय में भी हिटलर के फ़ेवर में फ़िल्म्स बनी होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बनी होंगी, लेकिन उसको आप आज़ादी कह दें, अभिव्यक्ति की आज़ादी कह दें, मैं समझता हूँ ऐसा आप भी नहीं कहेंगे। मतलब यकीनन बहुत बहुत मशहूर ज़िला है, बहुत ज़रूर, और वहाँ से बहुत बहुत बड़े-बड़े लोग निकले हैं, जी। और वहाँ से आप भी आए, तो उम्मीद है कि आप भी बड़े बनेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बात नीरज जी ने एक नाटककार की मैंने सन्स ऑफ बाबर देखी है दिल्ली में 2020 में, जिसके रचयिता आप हैं जिस नाटक के, और एक बड़ा शानदार नाटक है सर वो। वो संभवतः 2007 में आपने लिखी थी उस नाटक जी, को। जी, समय हो गया, काफ़ी समय हो 2007 गया। में आपने जी हाँ। लिखा था। उस समय हालात ऐसे नहीं थे हुँ, जैसे आज हैं इस देश में, हुँ, लेकिन कुछ लोग ये समझ सकते थे कि ऐसे हालात हो सकते हैं। हुँ। तो इसलिए इतिहास का सहारा लेकर ऐसे हालात फिर ना आएँ, या आएँ तो उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, ये सोचकर मैंने लिखा था। तो सर मैंने वो जब नाटक देखा, और मैं जब 2020 के बाद 2026 में खड़े होकर जब आपसे बातचीत हो रही है सर, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिस चीज़ को एंटिसिपेट करके आप लिख रहे थे, जिस खतरे का अंदेशा आपको संभवतः हो रहा था, वो खतरा क्या और बढ़ नहीं गया है? आज सर यूट्यूब पर आप बाबर सर्च करेंगे तो गाना आता है कि तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फैसले आते हैं जो धार्मिक विवादों को निपटाते हैं, और इस कदर निपटाते हैं कि बाबरी मिट ही जाती है। तो और उसके बाद उसको लेके आज तक राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में कोई बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसका विरोध उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोग अपने उस प्रयास में कहीं न कहीं फेल नहीं हो गए, और अगेंस्ट में जो राजनीति है वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो गई? नहीं, बात तो सही है, लेकिन देखिए, जब भी समाज में परिवर्तन आते हैं हुँ, और अगर वो गलत दिशा में जा रहे हों, तो उनको रोकने का प्रयास तो सबको करना होता है। समाज में हर व्यक्ति अपने स्तर पर उस प्रयास को करे जो राजनीतिक उसमें संस्थाओं में है, वो वहाँ वहाँ करें। जो जो रचनात्मक संस्थाओं में है, जो लिटरेचर के संस्थाओं में है, वो वहाँ करें। जो साधारण व्यक्ति साधारण समाज में रहता है, वो वहाँ वहाँ करे। सब लोगों को करने की आवश्यकता है। कभी भी परिवर्तन जो आता है वो स्थायी नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। परिवर्तन आते हैं तो फिर उसके बाद और परिवर्तन भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि हमारा एक संबंध लोकतंत्र से है, तो हमें जो भी करना है उसमें लोकतंत्र के हर इंस्ट्रूमेंट को ही इस्तेमाल करना होगा, और वो इंस्ट्रूमेंट लोकतंत्र का संवाद से का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो चुनाव का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लेखकों के काम का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करें। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, जिसके बस का जो है वो करता रहे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सही दिशा हमको मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और हमारे बहुत सारे साथियों का ये विश्वास है। सर एक हमारे मित्र हैं, वो अच्छे पत्रकार हैं, सौरभ शाही, वो एक बात कहते हैं कि इस देश में हिंदू अक्सर उनसे पूछते हैं या किसी से भी कि ये मीठी वाली सेवई वाली ईद है या गोश्त वाली ईद है? 2026 में भी ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि
ये किस प्रकार की सोसाइटी हम लोगों ने डेवलप की विगत 75 सालों में, आज़ादी के बाद की बात करें, कि जहाँ एक इतना बड़ा तबका अपना त्योहार होली में, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं, उसको समझ में आता है कि होली क्या है। लेकिन हिंदू को आज तक ये समझ में नहीं आया कि मीठी वाली सेवई की ईद है या गोश्त के बकरीद है। मेरा सवाल ये है कि ये समझाने की ज़िम्मेदारी कांग्रेस का राज इतना साल तक रहा। ये इसका मतलब आरोप तो कांग्रेस पर भी जाना चाहिए कि इस सिस्टम समझा क्यों नहीं पाया कि बहुसंख्यक आबादी को कि मुसलमान कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, कोई सेकेंडरी सिटीजन नहीं है। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न को एक छोटे प्रश्न से जोड़ दिया। एक तो ये प्रश्न है कि जो ईद बकरीद का जो परिप्रेक्ष्य है, उसका अंतर आप उन लोगों को नहीं समझा पाए जो आपके साथ ही रहते हैं, उठते बैठते हैं, आपके जिनसे 85 संबंध आपके हैं, कई लेवल के संबंध हैं, उनको आप इतनी सी बात नहीं समझा पाए। तो वो तो एक छोटा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि आप एक दूसरों के बारे में गलत भावनाएं उत्पन्न हो गई, उसको नहीं आप रोक पाए। तो ठीक है, जो भी सरकार में रहा है उसको कहीं ना कहीं तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसका दायित्व जो है वो उन्हीं का रहा है, हमारा ही रहा है जब हम सरकार में थे। तो अगर हम विफल हुए तो इसका जवाबदेही तो हमारी ही है, हमको ही देना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जवाबदेही औरों की भी है। जो विपक्ष में होता है वो ये नहीं कह सकता कि हमारी जवाबदेही नहीं थी। और रही बात, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि इतनी चर्चा मांसाहारी और कौन मांसाहारी है कौन नहीं है, इसकी इतनी चर्चा होती है इस देश में। ऐसा लगता है कि ये चर्चा इसलिए हो रही है कि इस देश में कुछ ही मांसाहारी है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में मांस लोग खाते हैं। और जो मानिए मीट नहीं खाता वो मछली खाता है, लेकिन वो वेजिटेरियन तो नहीं है ना, वो शाकाहारी तो नहीं है। तो इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों की सोच को धूमिल किया गया है, लोगों की सोच को कंफ्यूज किया गया है, जानबूझ के किया गया है, ये समझ के किया गया है कि इससे हमारा राजनीतिक भविष्य जो है वो और पुख्ता और पक्का हो जाएगा। ये इस वजह से सोचा गया है। और जो लोग सिर्फ राजनीति की रोटियां पकाने के लिए ये कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये 2 दिन 4 दिन 8 दिन की बात है, ये चल नहीं सकती। कहीं ना कहीं लोग फिर कहेंगे कि नहीं, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, ये हमारी देश की सभ्यता नहीं है, ये हमारा भविष्य नहीं है। हाँ सर, आपने मांसाहार शाकाहार का जिक्र किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कल से रिपोर्ट्स आई हैं कि होली के दिन लंबी लंबी लाइन रही मटन की दुकानों पर और रेट बढ़ गए 800 रुपये किलो। देखिए, ये तो बड़ी आप बहुत विचित्र बात आप ये कह रहे हैं कि होली के दिन भी ऐसा हुआ। हमें ना इसमें खुशी है ना इसमें दुख है कि होली के दिन ऐसा हुआ। आश्चर्य ज़रूर है कि होली का दिन जो एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे हिंदू समाज का, उस दिन ऐसा हो रहा है। चाहे मांस से संबंधित हो, चाहे वो शराब से संबंधित हो, चाहे वो किसी और से संबंधित हो, कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को अगर हम ज़्यादा प्रभावित कर दें इस समाज में, तो ऐसा शायद हमको देखने को ना मिले। और ऐसा शायद देखने को ना मिले और हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें और एक दूसरों का बेहतर सम्मान कर सकें, तो हम इस देश में अपने समाज में ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि लोगों को सुखी कर सकेंगे। सर, एक मेरा अगला सवाल कानून विद सलमान खुर्शीद से है। एनसीईआरटी का एक चैप्टर आता है सुप्रीम कोर्ट में कथित तौर पर करप्शन की बात और बैकलॉग की बात करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ट्रिगर हो जाता है, रोक लग जाते हैं उस चैप्टर पर। उमर खालिद जैसे नौजवान जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर ट्रिगर उस तरीके से नहीं होता है। तमाम मैं उदाहरण गिना सकता हूं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संभवतः ट्रिगर होना चाहिए, नहीं होता है, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो ट्रिगर हो जाता है। होली काऊ क्यों बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? क्यों आलोचना से परे हो जाए सुप्रीम कोर्ट? क्या आलोचना नाजायज बात है? क्या भाई बात होगी तो अच्छी बात निकलेगी? जहाँ तक मुझे समझ है और मेरी जानकारी है,
सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलोचना करने का एक तरीका है, आलोचना आप करें तो एक सभ्य तरीके से करें, आलोचना होनी चाहिए, आलोचना। और मैं समझता हूँ कि आप एनसीईआरटी की पुस्तक की बात कर रहे हैं, आपको बहुत सारे, अब 10, 20, 50 मैं कह दूं, सैकड़ों तो शायद नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो जजेस के या भूतपूर्व जजेस के दिए हुए हैं, जो बड़े चिंतित हैं इस समस्या को लेकर। ये समस्या जुडिशरी की अकेली नहीं है इस देश में जी। ये समस्या जो है हमारे समाज की समस्या है, और इस समस्या से हम सही तरह से डील नहीं कर पाए, ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इसमें जुडिशरी को हमारा साथ देना है और हमें जुडिशरी का साथ देना है। और मैं सच बताऊं, कभी कभी हम निराश होते हैं, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर से निराश होते हैं, किसी जज से निराश होते हैं, न्यायाधीश से निराश होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अंततः हमारे पास इससे बढ़कर और कोई संस्था नहीं है। आज नहीं तो कल ये ज़रूर हमको कुछ ना कुछ राहत देगा। अभी जो हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चों को हिरासत में लिया गया, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सच्ची बात ये है कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर बहुत बात को बढ़ा देती है। दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं। वियतनाम वॉर के ज़माने में अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट कितने होते थे, बड़े खुल के होते थे। एक शिकागो 6 ट्रायल का एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है कि वो जो वहाँ की जुडिशरी ने कैसे रिएक्ट किया था जब शिकागो 6 का ट्रायल हुआ था। उसी तरह से अभी जब भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो सड़कें भर जाती हैं, यूरोप में लोग निकल आते हैं। जिस तरह से ऑक्यूपेशन वाला प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क में हुआ, लंदन में हुआ, जिस तरह से सड़कों को कैप्चर करने की कोशिश करी गई, तो कभी किसी ने उन शहरों में और उन देशों में ये नहीं कहा कि इससे हमारी छवि खराब हो रही है। ये कहा कि भाई ये गलत है, आप हमारा काम रोक रहे हो, आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, देश को और तीव्र गति से आगे बढ़ना है, हमसे बैठिए, बात करिए, संवाद करिए। किसी ने कभी नहीं ये कहा कि आप लोग क्रिमिनल्स हो। हमारे यहाँ उनको क्रिमिनल बना दिया गया, चलिए आपने क्रिमिनल बनाया, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हमें इस बात का भी उल्लेख करना है कि जिनको क्रिमिनल बनाकर हिरासत में लिया गया, कस्टडी में लिया गया, उनको राहत देने वाला एक मैजिस्ट्रेट था। रात को सुबह 3 बजे रात को एक मैजिस्ट्रेट ने उठकर उनको बेल दी, और उसके बाद उसी बेल को हाई कोर्ट ने उसी बेल को बरकरार रखा। तो ये भी तो हमारी जुडिशरी ने किया है। तो बड़ा आसान होता है ये कहने के लिए कि इस जुडिशरी में दम नहीं है, ये जुडिशरी कमज़ोर है, इसने हथियार डाल दिए हैं। कभी कभी हमको कष्ट होता है कुछ बात सुनकर और देखकर, लेकिन उसी जुडिशरी पर हजारों ऐसे उल्लेख किए जा सकते हैं, ऐसी बातों का उल्लेख किया जा सकता है जहां जुडिशरी ने हमको साथ दिया है, हमको मजबूती से सपोर्ट किया है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब भी लोग बात करते हैं कि फलां केस में फलां जज ने ऐसा किया, और कभी कभी ये होता है कि अल्पसंख्यक लोग ये कहते हैं कि हमको साथ नहीं दिया जुडिशरी ने, तो मैं ये बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस अपहोल्ड किया था, तो क्या वो माइनॉरिटी का साथ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पर आप सवालिया निशान लगा रहे हो। सवालिया निशान लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कभी कभी क्या होता है और क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करिए, और इसको संदेश देना कैसे हो, ये संदेश आप दुनिया को देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे जिससे ये ना लगे कि आप अटैक कर रहे हैं जुडिशरी को आप सुझाव दे रहे हैं, उनका ध्यान आप अपनी तरफ, अपनी बात की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा संदेश होना चाहिए। ठीक बात सर, मैं एक आखिरी सवाल लूंगा। एएमयू का जिक्र किया, माइनॉरिटी स्टेटस का आपने, हालांकि एक कैंपेन चल रहा है कि इस सरकार से जुड़े लोगों का एक कैंपेन चल रहा है कि इसको हटाया जाए क्योंकि यहाँ आरक्षण नहीं मिलता है, हिंदुओं का नुकसान है इसमें। खैर वो अलहदा विषय, उस पर टिप्पणी नहीं ले रहा हूँ आपकी। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, जुडिशरी के फैसलों का जिक्र आया। एक बहुत चर्चित फैसला अभी हाल में एक आया है न्यायपालिका की तरफ से, अरविंद केजरीवाल
मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त कर दिए गए, जिसको घोटाले को लेकर इतना जोर शोर से भाजपा ने कैंपेन किया, दिल्ली में भाजपा की सरकार भी बन गई। अचानक से सब कुछ शून्य हो गया कोर्ट के सामने और ये लोग बेदाग बरी, मतलब बरी क्या, आरोप मुक्त हो गए। मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल डिजाइन आपको दिखती है इस फैसले में, या ऐसे सामान्य फैसला है? देखिए, पॉलिटिकल डिज़ाइन पर चर्चा तब हो या उस पर प्रतिक्रिया मैं तब करूं जब पूरा जुडिशरी का पूरा सिस्टम एग्जॉस्ट हो सके। अभी एक ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हाई कोर्ट में सुनवाई शायद 9 तारीख को होगी। हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाने दीजिए, इसको अंतिम चरण तक पहुंचाने दीजिए, उसके बाद फिर देखें कि ये हुआ है तो क्यों हुआ, और कम से कम हम उस जजमेंट को पढ़ तो लें। जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं उन्होंने जजमेंट को पढ़ा नहीं। हो सकता है मैं जजमेंट को पढूं तो मुझे लगे कि भाई ये बात तो बहुत बहुत सही है, जो जजमेंट दिया है ये तो बड़ा सही जजमेंट दिया है। हो सकता है मैं समझूं कि वो जजमेंट में कुछ कमी है। तो अभी मैं समझता हूं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हमको जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमको जुडिशरी को ही देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं तो कम से कम इतना तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जुडिशरी को बेनिफिट ऑफ डाउट दूं। फिर हमारे पास अपील का सिस्टम होता है, हम अपील में जा सकते हैं, अपील में हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बात तो रही उस फैसले की, और आगे फैसले में क्या होगा ये तो उसके संबंध में रही। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, उन लोगों के संबंध में कहूँगा जिन पर ये फैसला सुनाया गया है, उनको कम से कम एक बात याद रहनी चाहिए कि उन्होंने जब फैसले सड़कों पे खड़े होकर सुना दिए थे औरों के बारे में, तो उस वक्त ये सब नहीं आया ना, उस वक्त ये सब नहीं आया कि कौन झूठ है कौन सही है। उन्होंने फैसले उन लोगों पर उठा दिए, उन लोगों के बारे में कर दिए जिन पर कोई इस देश में उंगली नहीं उठा सकता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई उंगली नहीं उठा सकता था, उन पर उन्होंने सड़क पर खड़े होकर फैसले सुना दिए थे। तो आज थोड़ा सा उस पर रिफ्लेक्ट करें कि हमने वो गलत किया था, क्योंकि आज आप पर है तो कल किसी और पे है, तो कल उसके बाद किसी और पे है। हम व्यवस्था को बनाएं, मजबूत व्यवस्था को बनाएं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि इसमें हस्तक्षेप सरकारें करती हैं, वो सरकारें करती हैं जिन सरकारों से हमारा संबंध नहीं है, तो उन सरकारों को पर अंकुश लगाने के लिए हमने जो एक प्रयास किया है कि वो सब लोग जो उन सरकारों से संबंधित नहीं है वो इकट्ठे हो जाएं, इंडिया अलायंस में आ जाएं। इंडिया अलायंस में आएँ तो फिर सच्चे मन से इंडिया अलायंस को आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं। ये ना करें कि इंडिया अलायंस में मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, मैं उसको लेकर यहाँ से भाग लूँ, मुझे इंडिया अलायंस को कुछ नुकसान करा दूँ तो फिर ये मेरे सामने बात करने लायक नहीं रहेंगे। तो उस पर थोड़ा सा सुलझे मन से और सच्चे मन से सोचकर हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। सर नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। नितेश तिवारी है जी। और मैं गोंडा से आता हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कई बार आपको देखा, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला मुझे। चलिए तो आज मिल गए, बहुत अच्छा है। तो निजी तौर पे मतलब मुझे बहुत ही कई राजनेता पसंद हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। मैं मिलना चाह रहा था आपसे, तब तक आप कोयलिस में थे, आप निकल गए गोमती नगर से। 2005-6 की बात है सर। अच्छा। तो सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में जो फैसले होते हैं, क्या ये आज भी जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं उनसे पूछ के लिए जाते हैं, दबाव में लिए जाते हैं, या फिर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अपने आप करता है? नहीं, देखिए, जो परंपराएं हमारी हैं, ऐतिहासिक रूप से जो परंपराएं पार्टी की हैं, वो सिस्टम्स अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेकिन एक बात अवश्य है कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स हम खो बैठे हैं। अहमद पटेल साहब नहीं रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी में नहीं रहे, ऑस्कर फर्नांडिस साहब पार्टी में नहीं रहे, और बहुत सारे इनके साथ लोग काम किया करते थे कि बहुत सारे लोग जो हैं रिटायर हो गए, अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए। एक नौजवान पीढ़ी थी, बहुत ऊर्जावान नौजवान पीढ़ी थी जो पार्टी में आई थी और जिनको बड़ा महत्व हमारी पार्टी में मिलने लगा था, क्योंकि हमारी पार्टी में तैयारी हो रही थी इस बात की कि अब नई जनरेशन आए और वो नई जनरेशन पार्टी को टेकअप करे, क्योंकि हमारी पार्टी का लीडर नौजवान था, नई जनरेशन के लीडर थे राहुल गांधी। तो इसलिए उन लोगों को लाने की कोशिश की गई। महत्वाकांक्षी थे या क्या थे, बहुत सारे लोग हमको छोड़ के चले गए।
अब उनका नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो बहुत बहुत नहीं, नाम तो सर विद्वान लोग थे, अच्छे लोग थे। नहीं, सिंधिया साहब हमें जी। छोड़ गए, आरपीएन सिंह हमको छोड़ गए, दियोरा साहब हमको छोड़ गए, बहुत सारे लोग हमको छोड़ गए, जिनको बड़ा महत्व हमने पार्टी में दिया और जिनको हमने बड़ा महत्वपूर्ण माना और जिनके बहुत अच्छे मधुर संबंध राहुल गांधी जी के साथ थे, वो छोड़ के चले गए। किन परिस्थितियों में गए वो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ के चले गए। अब वो चले गए तो एक ऐसा क्या हुआ कि वो जो एक लिंक सा था, वो लिंक थोड़ा-सा हमारा टूट गया। बहुत सारे नए लोग आए, उन्होंने वो जो गैप्स थे वो उनको फिल करने का प्रयास किया। तो पार्टी में जो आपस में परामर्श का और कंसल्टेशन का काम है वो चलता है, लेकिन किसी युग में कोई ज़्यादा कंसल्ट होता है, किसी युग में कोई ज़्यादा कंसल्ट होता है, तो वो सारा काम वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि नौजवानों को ज़्यादा महत्व मिला और मिलना चाहिए और मिल रहा है, और इसलिए मिल रहा है कि हम ये तैयारी कर रहे हैं कि कल को जब हम आते हैं, वापस सरकार में आते हैं, तो एक नई पीढ़ी तैयार रहनी चाहिए सरकार का दायित्व निभाने के लिए, और वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। मैं नहीं मानता हूँ कि अगर कोई उम्र में ज़्यादा है और वो दूसरी जनरेशन का है, हमारी जनरेशन का है, तो वो ये कहे कि हमको आप दरकिनार करके दूसरों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग मिल बैठकर एक साथ काम करते हैं। उसमें वो लोग हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको ज़्यादा अनुभव है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन होता है, और जो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं, नौजवान हैं, उनका अलग से महत्व होता है। इसी तरह से पार्टी का काम आगे बढ़ रहा है। जी, आपने बता दिया कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी तो वो पार्टी छोड़कर चले गए, कुछ लोगों के विचार नहीं मिले तो उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया। मैं एक छोटा-सा सवाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहा था आपसे कि सचिन पायलट आपकी पार्टी के बड़े ही लॉयल नेता हैं, बड़े आरोप भी लगे उनके ऊपर कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत कर दी। इन सब आरोपों के बावजूद वो अडिग रहे अपने स्टैंड पे और आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए पूरी तरीके से लॉयल हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर पिछले जो 23 के जो चुनाव हुए थे राजस्थान में विधानसभा चुनाव, अगर उनके हाथ में कमान सौंपी जाती तो आज परिणाम कुछ और होते? या अगर अभी तक नहीं सौंपा गया तो क्या आगे उनके हाथ में ज़िम्मेदारी देने का कोई प्लान है ऐसा पार्टी का? देखिए, मैं अब विस्तार से तो इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि तो पार्टी लीडरशिप की एक सामूहिक निर्णय होता है। ये इसमें दो राय नहीं है कि सचिन पायलट जो है एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और एक बड़े प्रॉमिसिंग यंग लीडर हैं, लेकिन उस समय का निर्णय ये था कि अभी कुछ समय हमको गहलोत साहब को और देना चाहिए, और इसीलिए उनको, सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन शायद उनके लोग, उनके समर्थक, उनके साथी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे या संतुष्ट नहीं थे, तो वो समस्या बहुत बनी रही। और सच्ची बात यह है कि अगर अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट में और संबंध मधुर होते और बेहतर होते तो वो चुनाव हम नहीं हारे होते, क्योंकि जो मतदाता है और जो नीचे का कार्यकर्ता है वो बड़ी आसानी से पकड़ लेता है कि यहाँ दरार है, और उस दरार की वजह से उसका मनोबल जो है वो बिखर जाता है, गिर जाता है। तो हम समझते हैं कि राजस्थान में हमको जीतना चाहिए था और हम आगे अवश्य राजस्थान में जीतेंगे। और हम तो उस वक्त भी यही मानते थे कि जो निर्णय पार्टी का है वो निर्णय ये है कि अभी समय, सचिन पायलट के लिए अभी समय है, बहुत जवान है, बहुत समय है उनके पास, और आगे तो उन्हीं को संभालना है, तो हमेशा तो अशोक गहलोत जी रहेंगे नहीं। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबसे अच्छी बात नेतृत्व की ओर से समझ में आती है या सोची जाती है, उसको हर एक आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं इस किस्म की बेचैनी रहती है, और उस बेचैनी का हमने बहुत बड़ा सबक वहाँ सीखा है, मैं समझता हूँ, और उम्मीद ये है कि अब ऐसा और जगह नहीं होगा।
लेकिन सर लाइन तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अशोक गहलोत अगर कहीं जाते हैं तो अब वो उनके कार्यकर्ता होते हैं या उनके अपने, वो चौथी बार भी गहलोत सरकार वाले नारे लगाते हैं। ऐसे में जो सचिन पायलट हैं, मतलब कांग्रेस 2 गुटों में फिर भी बटी देखिए, हुई है ना सर। थोड़ी सी कंपेटिटिव ऊर्जा तो होनी चाहिए पार्टी में, कि बिल्कुल सन्नाटा हो और एक ही व्यक्ति रहे और हो जाए। तो लेकिन हम सबको पार्टी में ये शिक्षा मिलती है और हम समझते हैं, जानते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जाना चाहिए और कब अंकुश अपने ऊपर लगाना चाहिए। पार्टी की कोई डिसिप्लिन की अंकुश नहीं होनी चाहिए, अपनी डिसिप्लिन की अंकुश होनी चाहिए कि हम यहाँ तक जाएं और इसके बाद हम रुक जाएं। हम अपने पर ये लगाएं, चाहे हम समर्थक गहलोत जी के हों, चाहे हम समर्थक सचिन पायलट के हों, तो सबके भविष्य जो है वो हमारा उज्जवल होगा, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि डिसिप्लिन लोग ज़्यादा करते हैं अपने आप को, कभी होता है कि नहीं डिसिप्लिन कर पाते हैं, कभी-कभी दिल में बेचैनी आ जाती है। लेकिन बहरहाल जो भी होता है, अंततः मैं ये मानता हूँ कि अगर वो पार्टी के हित में है और पार्टी की अच्छाई में है, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आपको संकोच है या आपको कहीं किसी बात से कुछ कुंठा है, तो उसको समाप्त करके आपको एक साथ चलने की बात करनी चाहिए। सर, राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ, वही अब कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के साथ हो रहा है। और ऐसी एक चर्चा रही है कि जब सरकार बन रही थी तब हाईकमान ने एक ढाई साल का फॉर्मूला दिया था, जिसकी एक्सपायरी जो है वो हो चुकी है। तो आप कर्नाटक की पॉलिटिक्स पर कुछ बताना चाहेंगे? पार्टी में क्या हो रहा है, कि क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ये जो बात कही जाती है कि ऐसा कोई निर्णय था, उसको ना वहाँ के किसी नेता ने दोहराया है और ना ही हमको ऐसी कोई जानकारी है। लोग समझते हैं कि जहाँ पर एक से ज़्यादा कोई ख़ास विशेष नेता होते हैं, तो लोग समझते हैं कि कुछ समय इनको मिले, कुछ समय इनको मिले, और उस चीज़ को वो ये मान लेते हैं कि ऐसा ही संकेत दिया गया होगा। लेकिन हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना किसी भी नेता ने ऐसा कभी कहा है कि ऐसी कोई जानकारी। देखिए, समय-समय पर पार्टी का जो नेतृत्व है उसको तय करना पड़ता है। जो धरातल पे जो हकीकत है, जो भी सच्चाई है, उसको समझकर विभिन्न नेताओं को एमएलए से बात करके समय-समय पर एक असेसमेंट करना पड़ता है कि क्या हमको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पर ऐसी चर्चाएँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ पर ये चर्चा रहती है कि इनको बदलना चाहिए, उनको बदलना चाहिए। अब जैसे आपसे हमारी जब बात हो रही है, तो आज ही सुनने में ये आया है कि अब आज ही के दिन नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो राज्यसभा में आ रहे हैं, और वो राज्यसभा में आएंगे तो शायद बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, और नीतीश जी के सुपुत्र जो हैं वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ही ये बात आ रही है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो सत्तारूढ़ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें चलती रहती हैं, वो संस्थाओं में चलती रहती हैं, ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन हम सबको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम प्रेशर वहाँ तक डालें जहाँ तक प्रेशर बर्दाश्त हो चुके, इतना ना डालें कि जो चीज़ है वो टूट ही जाए। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है हर व्यक्ति की, और जो अपने आप को सच्चे मन से पार्टी से जोड़ता है, वो मैं समझता हूँ उसका दायित्व और ज़्यादा बन जाता है, और अगर उसको कभी थोड़ा सैक्रिफाइस करने की भी आवश्यकता हो तो उसको करना चाहिए। लेकिन जीवन में हर चीज़ जो है आपके उसूल से नहीं होती। बहुत सारे जीवन में बातें ऐसी होती हैं जिसको आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास होता है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही कर्नाटक में होगा, कि हम कहीं ब्रेक पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे। नीतीश कुमार को लेकर मेरा अगला सवाल था, अच्छा कि आपने जिक्र छेड़ दिया। आप मानेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मतलब इतना सिंपल सा नहीं दिख रहा है? और दूसरा ये कि क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ रहते तो आज भी सीएम रहते, राज्यसभा एमपी बनने की जरूरत नहीं पड़ती उनको? चलिए, अब राज्यसभा एमपी वो बन रहे हैं तो उनकी अपनी इच्छा होगी, और उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं।
लेकिन मैं यकीनन मानता हूँ मेरा थोड़ा सा योगदान रहा था उनको इंडिया अलायंस में लाने में। और मैं समझता था और हम लोग सब समझते थे कि इंडिया अलायंस में अगर वो रहते तो इंडिया अलायंस का भविष्य और अच्छा होता और उज्जवल होता। लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी, क्या परिस्थितियाँ थी जिसमें वो नहीं रह पाए, उसमें उन्होंने हमारे में कुछ कमी देखी या दूसरी जगह उनको ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखा, ये नहीं कहना संभव है। बहरहाल वो नहीं रहे और नहीं रहे तो उसका जो प्रभाव हम पर पड़ा है वो सब लोग वो जानते होंगे। लेकिन अब वो निर्णय क्यों ले रहे हैं और वो गहराई में उसका संबंध किस चीज़ से है, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। और जब उनका यहाँ पर आना, और मैं समझता हूँ सिर्फ राज्यसभा नहीं बल्कि सरकार में भी वो आएंगे, तो यहाँ उनका क्या योगदान रहेगा वो सब देखकर ही ये बात समझ में आएगी। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, चूंकि आप डायलॉग में शामिल थे, कि क्या वजह रही कि राहुल गांधी से उनकी बात टूट गई इतनी एडवांस स्टेज पर जाने के बाद? क्योंकि देखिए, अब नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स इस समय बहुत चर्चा में है और बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे है। नहीं, यकीनन इस बात सही है। राहुल जी के साथ जो थोड़ा बहुत मैंने देखा, उनके संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर थे। लेकिन देखिए, हम सब के लिए ये जितनी पार्टियां भी इंडिया अलायंस में आई, उन सब के लिए ये एक नया प्रयोग था। इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर अलायंस का अनुभव किसी को नहीं था। छोटे छोटे अलायंस अपनी अपनी स्टेट्स में किए थे, लेकिन क्रॉसिंग अक्रॉस सो मेनी स्टेट्स कि इतनी बाउंड्रीज पार करके एक अलायंस बने, व्यापक अलायंस हो, ऑल इंडिया अलायंस हो, उसमें इतने बहुत सारे लीडर्स हों जिन्होंने पहले एक साथ काम ना किया हो, वो एक साथ एकदम से आ जाएं, तो उस अलायंस को स्थापित करना और उसको सस्टेन करना आसान काम नहीं था। और वो आज भी दिखता है कि उसमें कहाँ समय समय पर प्रॉब्लम्स उठे और किस तरह से वो ठीक हुए। अगर हम जीत गए होते, अगर 2024 का चुनाव हम जीत गए होते और हम बहुत कगार पे थे जीतने के, अगर हम जीत गए होते तो अलायंस की भूमिका कुछ और होती और अलायंस और मजबूत हो जाता। हम नहीं जीते तो इसलिए जाहिर है लोगों में डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, निराशा होती है कि यार ये भी नहीं काम किया, चलिए अपने ही चलकर देख लेते हैं। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि आगे कौन व्यक्ति एक साथ बैठकर समझदारी से इसको और पक्का कर सके, क्योंकि अभी अलायंस का जो युग है वो अभी चल रहा है और चलेगा। कब तक चलेगा कहना संभव नहीं है, लेकिन अभी अलायंस का युग चल रहा है और वो चलेगा। हम लोग अभी बिहार में चुनाव लड़े, अब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले अलायंस वहाँ कुछ होते थे, अब वो अलायंस नहीं होंगे, मान रहे हैं कि कुछ और अलायंस होंगे, चाहे छोटा अलायंस ही हो, लेकिन होगा कुछ अलायंस होगा। तो इसलिए ये कहना आज संभव नहीं है कि अलायंस का युग समाप्त हुआ है। अलायंस का युग अभी है, लेकिन अलायंसेस के बारे में लोगों को समझना और बहुत कुछ सीखना अभी बचा है। अब उम्मीद है कि ऐसा होगा कि लोग सीख जाएंगे और समझ जाएंगे और फिर अलायंस का और बढ़कर अलायंस का योगदान हो सकेगा। सर, इस साल अगले 2-3 महीनों में 4-5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और सब जगह एक मुसलमान वोटों की चर्चा जो है वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक होगी। कांग्रेस पार्टी को माना जाता रहा कि एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ कर रखा और बीजेपी जब बढ़ रही थी तब मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस हमारी हिफाजत करने की स्थिति में होगी। लेकिन बिहार चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी से इधर-उधर भटक रहे हैं। उनको असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियां, उनकी एमआईएम पार्टी, उसमें कोई विकल्प दिख रहा है? आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, जब भी ये सवाल होता है तो सवाल का जो परिप्रेक्ष्य होता है वो कांग्रेस के बारे में होता है कि कांग्रेस भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए विशेषता क्या करती है या करती थी या कर सकती है या करेगी, ये सवाल होता है।
अगर गंभीर सवाल करना है तो ये भी पूछना पड़ेगा कि मुसलमान अपने लिए क्या करते हैं। ये भी तो मानना पड़ेगा कि मुसलमान ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और उसके परिणाम देखने को मिले कि कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन देश को क्या नुकसान हुआ, व्यवस्था को क्या नुकसान हुआ, भारत की राजनीति को क्या नुकसान हुआ, ये भी देखने को मिला। और जब जब अल्पसंख्यक ने ये माना कि हम कांग्रेस के साथ फिर चलें, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और प्रांतों में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटक में हुआ, तो फिर ये देखा गया कि कांग्रेस वापस आई, फिर से सत्ता में आई। अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि भारत की राजनीति में ये कहा जाता है कि कोई सरकार नहीं बना सकता बिना मुसलमान के, कोई सरकार नहीं बना सकता। हमने बना के दिखा दी कि बिना मुसलमान के हम सरकार बना सकते हैं। या उनका ये कहना है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को मुसलमान समझ के उसके लिए काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने एक सेकुलर समाज का सम्मान करके मुसलमान का और मुसलमान के अलावा दलित और महिलाएं और अल्पसंख्यक लोग जो हैं, सबके लिए कुछ करने की बात की। इसलिए कि हमने ये समझा कि सेक्युलर समाज और सेक्युलर डेमोक्रेसी के कुछ दायित्व होते हैं, और वो दायित्व निभाने के लिए हमने सिर्फ हवा से निकाल के ही नहीं कहा कि इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, बल्कि हमने बैठकर साइंटिफिक तरीके से समझ के हमने ये तय किया कि हमें क्या करना है। और आप याद करिए कि सच्चर कमेटी जब बनी थी, तो सच्चर कमेटी में हमने यकीनन ये कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बार फिर से हम देखना चाहते हैं कि इनमें क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और क्या इनके अधिकार हैं और क्या इनकी सिचुएशन है, क्या व्यवस्था इनकी है, ताकि हम इनकी मदद करें। क्यों मदद करें? ताकि हम सेक्युलर सिस्टम को और मजबूत कर सकें। तो हमने जो स्कीम बनाई सच्चर कमेटी की, वो एक दो चीज़ों को छोड़कर जो टारगेटेड थी मुस्लिम्स के लिए, जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, पढ़ाई का है, उसको टारगेट किया था। हमने उन एरियाज़ को टारगेट किया, मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया, उन एरियाज़ को टारगेट किया जहां मुस्लिम्स की अक्सरियत थी या उन मुस्लिम ज़्यादा संख्या में थे। तो हमने वो एरियाज़ लिए और कहा कि यहाँ सड़कें बनाओ, यहाँ स्कूल बनाओ, यहाँ अस्पताल बनाओ, यहाँ पे रोज़गार दो, ताकि जो लोग आएंगे, यहाँ पर ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है तो ज़्यादा मुसलमानों की संख्या यहाँ पर आ सकेगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के ना स्कूल होंगे, ना सड़क होगी, ना अस्पताल होगा, सब लोग मिलजुल के एक साथ रहेंगे। और मैं बार बार लोगों से ये कहता था कि अभी तक लोग ये कहा करते थे कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो बहुसंख्यक हैं, वो कहते थे कि हम तुमको रिजर्वेशन देकर तुमको कुछ दे रहे हैं। आज सच्चर कमेटी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अल्पसंख्यक लोग भी अपने बहुसंख्यक साथियों से कह सकेंगे, आज हम आपको सड़क दिला रहे हैं, आज हम आपको अस्पताल दिला रहे हैं, आज हम आपको एक स्कूल दिला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से हम शायद समझा नहीं पाए, या हमको इतना समय नहीं मिल पाया कि इसको हम ज़मीन पर, धरातल पर दिखा सकते लोगों को कि देखिए ये सच्चाई है। सर, अभी हमारे साथी से जब आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि कैसे मैजिस्ट्रेट ने उदय भानु और जो आईवाईसी के वर्कर्स थे जिन्होंने एआई समिट में विरोध प्रदर्शन किया, तो उनको जमानत मिल गई। ये आपने बताया कि कोर्ट की ये शक्ति है और जुडिशियल सिस्टम का ये पावर है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से कोर्ट और जो जजेस के फैसले हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है, और इसके पीछे शायद एग्जीक्यूटिव रीच जो है वो बढ़ गई है कि जज दबाव में है, जजेस को अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि हम पर कोई दबाव नहीं है? ये अब दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हर जगह दबाव के, हर डेमोक्रेसी में दबाव के अलग अलग होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में लोग ये मानते हैं कि जब किसी प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बनाया है, और वो ये देखकर बनाते हैं कि ये राइट विंग हैं, लिबरल हैं, लेफ्ट विंग हैं, क्या हैं, ये देखकर वहाँ का प्रेसिडेंट उनको बनाता है। तो इसलिए ये हमारी बात को ही ओके करेंगे,
लेकिन आपने ट्रेड के मामले में देखा, जो टैरिफ्स का मामला था, उसमें वही सुप्रीम कोर्ट जजेस जिनको ट्रंप ने बनाया था, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट जज ने उसको नकार दिया। तो अब प्रेशर वहाँ भी होता है, वहाँ चॉइस का प्रेशर होता है, आदमी की आइडियोलॉजी का प्रेशर होता है, पॉलिटिक्स का प्रेशर होता है, वो प्रेशर और जगह भी होता है। हमारे यहाँ हमने ये माना है कि इस प्रेशर को हम जजेस से दूर रखें और कोशिश ये हो कि हम जजेस को इस प्रेशर में ना आने दें। और ये दायित्व होता है उन लोगों का जो सरकार में है, और ये दायित्व होता है उन लोगों का जो जुडिशरी में है, कि हम अपने आप को प्रेशर से बचा के रखें। हमेशा बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, ये बात जो है वो शायद बड़ी स्पष्ट है कि हमेशा नहीं बचा पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में जजेस अपने आप को प्रेशर से बचा लेते हैं, और इसलिए बचा लेते हैं कि जो हमारे देश की सोच है, हमारे सिस्टम, हमारी जो सोसाइटी की सोच है, उस सोच से प्रभावित वो भी होते हैं, चाहे वो सोच उनको एक तरफ ले जाए या दूसरी तरफ ले जाए, उस सोच से वो प्रभावित होते हैं। तो जो हमारे मुल्क की, हमारे देश की जो सेकुलर सोच है, और सेकुलर और सोशल वेलफेयर की जो सोच हमारे देश की है, उसी से प्रभावित जजेस भी होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ज़रूर होते होंगे। अब ऐसा भी संभव है कि कोई अपनी धार्मिक आस्था की वजह से प्रभावित हो जाए, लेकिन हमको ट्रेनिंग और मिलती है और सिखाया जाता है कि धार्मिक आस्था को हम घर छोड़कर आएं, और जब कोर्ट में पहुंचें तो हम धार्मिक आस्था का सहारा ना लें, सिर्फ धार्मिक आस्था का सम्मान करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान कहता है। तो इसमें इस पे ट्रेनिंग से, चॉइस से और अपनी समझ से बहुत सारे जजेस, मैं मानता हूं कि इस प्रेशर को अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे जजेस हैं जो ये कहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी काम नहीं लेंगे। कुछ जजेस ले लेते हैं। और एक आपको किस्सा मैं बताऊं, एक सुप्रीम कोर्ट जज ने कभी हंस के ये किस्सा सुनाया था कि 2 हाई कोर्ट जजेस थे, बम्बई हाई कोर्ट के जजेस थे, वो एक केस तय कर रहे थे। जो केस जो था, एक आलू किसान के संबंध में केस था। तो एक दिन एक जज ने दूसरे जज से ये पूछा कि कल रात को मेरे घर पे आलू की एक बोरी आई थी, और मैंने तो भाई वापस कर दी, क्योंकि जब हमको उसका फैसला करना है तो मैं उनसे आलू कैसे ले सकता हूँ, मैंने तो वापस कर दी। तो दूसरे जज ने हंस के कहा, बड़ी अजीब बात है, मैंने तो ले ली। तो उन्होंने कहा, आपने कैसे ले ली? कहने के मैंने इसलिए ले ली कि क्या वो समझता है मुझे आलू में खरीद सकता है? मैंने इसलिए ले ली कि आलू खाओ, मज़े करो, वो हमको खरीद थोड़ी सकता है आलू में, आपको भी ले लेनी चाहिए थी। अब ये किस्सा हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मजाक में ही कहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई दर्शाता है कि हमारे जजेस इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में आसानी से आ जाएं, बड़े मजबूत होते हैं। और आज सवाल ये है कि ये मजबूत जजेस कैसे बनेंगे? जजेस खुद मजबूत जजेस बनाते रहेंगे, यही अच्छा है, या हम एक कमीशन बनाएं जो जजेस को बनाए, और उस कमीशन में लॉ मिनिस्टर भी हों और प्राइम मिनिस्टर का भी कोई जनप्रतिनिधि हो? क्या वो बेहतर सिस्टम है? लेकिन इस पर बार बार चर्चा होती है। अभी तक हम यही मानते हैं कि जजेस ही जजेस बनाते रहें, उससे बेहतर अभी हमें कोई सिस्टम नहीं मालूम है। जैसे डेमोक्रेसी जो है अल्टीमेट सिस्टम नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी हमारे लिए बेस्ट सिस्टम है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। सर, तो इसका मतलब अभी जो आपने लाइन कही जजेस के अपॉइंटमेंट वाली, तो क्या एनजेएससी को रिवाइव करने का समय आ गया है, जिसकी रह के चर्चा जो है वो होती रहती है, और जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो आवाज़ उठती रही है, और सरकार की भी लगता है कि बहुत पक्ष में नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से वो सारी चीज़ें होती मैं रही। ये मानता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत विस्तार हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है कॉलेजियम सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट कर सकें, जितना फेयर कर सकें, बहुत कोशिश हुई है, और शायद इसमें और कोशिश भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से हटकर हम कुछ करेंगे तो वो कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर होगा। तो अभी आपसे मैंने कहा, परफेक्ट नहीं हो सकता है कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन उससे बेहतर कोई सिस्टम हमको आसानी से मिलेगा,
ये नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूँ आसानी से, लेकिन अभी चर्चा में है ये बात, चर्चा और आगे बढ़े और इस पे और गंभीर चर्चा हो तो शायद कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकले। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनजेएससी को रद्द किया था तो आपको लगता है कि वो एक जल्दबाजी का फैसला था जिस पर और विचार नहीं, मंथन की जरूरत? फैसला नहीं था, बहुत सोच समझ के फैसला किया था। देखिए दो दफ़ा ये जो जजेस के संबंध में केसेस आए हैं, एनजीएसी का तीसरी दफ़ा आया था। तो देखिए हमारे यहाँ एक विचित्रता है हमारे कोर्ट्स की कि हमारे चीफ जस्टिस आधे साल, 1 साल, 1.5 साल से ज़्यादा रहते नहीं हैं। अब चीफ जस्टिस टीम का कैप्टन होता है और उसे दिशा देने के लिए समय लगता है। दुनिया की जो कोर्ट्स हैं, अमेरिका कोर्ट है 9 जजेस का कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरे 9 के 9 जजेस बैठते हैं। इंग्लैंड में जो यूके में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी 9 जजेस का कोर्ट है, पूरे 9 के 9 जजेस बैठते हैं। हमारा कोर्ट जो है वो 30-32 जजेस का है और जो बड़े से बड़ा बेंच साधारणतः बैठता है वो 5 जजेस का बैठता है, या अभी सबरीमाला का बेंच बैठेगा वो 9 जजेस का बैठेगा। तो जब 9 जजेस का बेंच बैठता है और हर साल कम से कम 5, 6, 7 जजेस रिटायर करते हैं, नए जजेस आते हैं, तो एक स्थिरता कहाँ रहेगी सोच में, और स्थिरता कहाँ रहेगी? प्रेसिडेंट होता है कि पहले क्या फैसला किया है उस फैसले से हम उस फैसले से जुड़े हैं, उस फैसले का सम्मान करना है, ये सब रहता है। लेकिन जब ज़्यादा जजेस बैठते हैं तो वो पिछले फैसले को पलट भी सकते हैं और उससे हट भी सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि जो भी एनजीएसी के केस में हुआ था वो परफेक्ट हुआ था। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल जो है वो इतना गंभीर नहीं है। मैं ये मान लूँ तो कैसे मान लूँ कि वो जो जजेस ने फैसला किया था उसके बाद जो जजेस आए उनके मन में क्या होगा, उसके बाद जो जजेस आए उनके मन में क्या होगा। हम तो हर साल 5-6 जजेस बदल देते हैं, तो इसको एक स्थिर रूप से हम लोग कैसे देख सकें, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने ही चुनाव आयोग और सीईसी कंडक्ट को लेकर बड़े सवाल उठा रखे हैं और अभी भी वो उनकी मुहिम चल रही है। और जब सरकार ने 2023 में सीईसी बिल में अमेंडमेंट किया था तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और सरकार का उस कमेटी में मेजॉरिटी होगी। तो आप मानते हैं कि वो फैसला सही था देखिए इस तरह के मामले में? फैसला सही कैसे हो सकता है? हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं तो हम उनको वहाँ से क्यों हटा रहे हैं जहाँ पर एक दूरगामी निर्णय वो ले सकते हों? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर चीज़ में सरकार का विरोध तो नहीं करेंगे। कितने जगह चीफ जस्टिस सरकार का समर्थन करते हैं, तो इसमें भी वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं हम जानते हैं। लेकिन वो सरकार से हट कर नहीं कोई चीज़ हमेशा करेंगे। कभी सरकार का साथ देंगे, कभी अगर वो समझते हैं कि इन प्रिंसिपल उनको सरकार से अलग फैसला करना चाहिए तो वो करेंगे। लेकिन आज तक हमको ये नहीं बताया गया कि उनको उस संदर्भ में वहाँ से क्यों हटाया गया, आज तक हमें नहीं बताया गया। आप अगर एक चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं करते हैं तो अगले चीफ जस्टिस पे तो भरोसा होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस में आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात को पहले स्पष्ट करें। और जिस पे भरोसा है आपको उसे आप वहाँ से हटा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं? तो ये सवाल राहुल गांधी जी उठाते हैं और कहते ये हैं कि आपकी कार्यशैली से लगता है कि आप इस संस्था को कैप्चर करना चाहते हैं, और इसके बाद संस्था का जो काम है वो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि संस्था कैप्चर हो रही है, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। तो संस्था को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कहता है कि इसको आज 1 हफ्ते में ना करके आप इसको 1 महीने में कर लीजिए, लोगों को समय मिल जाए, तो वो ये क्यों कहते हैं कि नहीं हम 1 ही हफ्ते में करेंगे? पारदर्शिता का भी तो प्रयास करना चाहिए। पारदर्शिता से बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनका जवाब स्वयं मिल जाता है। सर मेरा एक आखिरी सवाल, उमर खालिद, शर्जील इमाम, सोनम वांगचुक, इन सारे जो मामले हैं मतलब जमानत तक नहीं मिल रही है, तो आपको लग रहा है कोर्ट अपनी जगह पर सही दिशा में है, लीगल कोर्स से ही सब कुछ चल रहा है, या फिर इसमें भी कहीं कोई पॉलिटिक्स है? देखिए क्योंकि कई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस रिटायर हो गए लेकिन आज तक उनको सुनना पड़ता है और उनसे ये सवाल होते हैं कि जमानत क्यों नहीं मिल पाई। देखिए उनसे सवाल होते हैं और उसका जवाब भी वो देते हैं।
बहुत सारे और जजेस हैं जो रिटायर हुए हैं, जस्टिस लोकूर हैं, जस्टिस पटनायक हैं, बहुत सारे जजेस हैं जिनसे पूछा जाता है जो रिटायर हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि बेल क्यों नहीं मिली है। वो भी ये कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बेल क्यों नहीं मिली है। तो जहाँ पर जजेस पे भी सहमति नहीं है, तो उसमें हम में और जजेस में सहमति कैसे होगी? लेकिन हाँ, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार जो है बहुत आसानी से, और सरकार जब करती है तो ये वास्तविकता है कि पुलिस को भी कुछ ना कुछ वही रवैया अपनाना पड़ता है। तो सरकार बहुत आसानी से ये कह देती है कि इसका नुकसान हमारे देश को हो रहा है। अब देश को नुकसान तो इस बात का भी हो सकता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ और मुझे अपना काम नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो 1 घंटे का 2 घंटे का नुकसान देश का ये हो गया कि मैंने अपना काम नहीं किया। लेकिन ये काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो और काम मुझे करना है, इतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर सरकार को कोई ऐसा लगता है कि किसी बात के कहने से या करने से सरकार को ठेस लग रही है, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि इससे हमको ठेस लगती है। लेकिन उसको वो एक लंबी कार्रवाई में, कानूनी कार्रवाई में परिवर्तित कर दे और 6 साल 8 साल तक लोगों को बंद कर दे, ये गलत है। अब जजेस ने बहुत लोगों को छोड़ा, तो हमको ये भी मानना चाहिए कि इतने लोगों को क्यों छोड़ दिया। 6 लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। वो कोई नहीं कहता है कि जजेस ने 6 लोगों को छोड़ दिया, 2 को नहीं छोड़ा, वो कहते हैं कि 2 को नहीं छोड़ा। तो ठीक है, आपको 80% सक्सेस मिला ना, 20% सक्सेस नहीं मिला। लेकिन उसमें भी जजेस ने ये कहा कि 1 साल बाद ये जानते हुए कि ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ पाएगा, 1 साल बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। तो उन्होंने शायद ये कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि आप थोड़ा-सा समय अभी और दीजिए, उसके बाद फिर आपको बेल मिल जाएगी। मेरे लिए प्रॉब्लम इससे बड़ा है। मेरे लिए प्रॉब्लम बेल का नहीं है, बेल तो मिल ही जाएगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिल ही जाएगी। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि ये नौजवान जो हैं अब कितने साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल ये फेस करेंगे ट्रायल को, और सारा काम अपना छोड़ के जो क्रिएटिविटी इनकी ज़िंदगी में है वो सब खत्म हो जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी, और सारा काम छोड़कर ये सिर्फ लगे रहेंगे उस केस में कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, केस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और मानिए गड़बड़ हो जाती है, कोई गलत वकील मिल जाता है, कोई गलत जज मिल जाता है, तो फिर क्या होगा? इनका जीवन कैसा हो जाएगा? ज़िंदगी इनकी कैसी बन जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सिर्फ बेल का सवाल नहीं है, लोग सिर्फ बेल तक अपने आप को सीमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये ट्रायल जो है, और ट्रायल क्यों है? ट्रायल इसलिए कि कानून ऐसे बने हैं, हमको भी सोचना चाहिए, हमारा भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है कि ऐसे कानून हमने क्यों बना दिए, हम क्यों डर गए कि किसी छोटी सी बात कहने से सड़क पर हमारा देश जो है वो घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा है नहीं, बहुत मजबूत देश है, बहुत कुछ झेल सकता है ये देश, बहुत कुछ झेल सकता है। छोटी-छोटी बात को हम बतंगड़ बनाकर और लोगों का जीवन बिल्कुल ध्वस्त कर दें, मैं समझता हूँ ये गलत है। खुर्शीद साहब, बहुत लंबी चर्चा आपसे हो गई। अंत में दर्शकों के 2 सवाल, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि खुर्शीद साहब आने वाले हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? पहला सवाल बहुत ओपन एंडेड है, वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद बनने में कितना वक़्त लगता है? भाई देखिए, ये ज़िंदगी के खेल हैं। कभी आप एक क्षण में बन सकते हैं, और कभी पूरी ज़िंदगी लग जाती है और आप नहीं बन पाते हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने जैसे जीवन में हर मकाम पर, हर मौके पर मुझे कुछ काम करने का मौका मिला, कुछ अनुभव का मौका मिला, स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद कोर्ट्स, और कोर्ट्स के बाद पॉलिटिक्स में आकर, गवर्नमेंट के बाहर रहकर, हर युग में और हर टाइम में आगे बढ़ने का मुझे मौका मिलता रहा। और आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पर सही चीज़ मिलती गई और मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ आज मैं हूँ। और लेकिन पूरी ज़िंदगी गुजर गई, और अब और जो आगे ज़िंदगी है उसमें भी ऐसे अनुभव होते रहें
तो मैं समझता हूँ कि जीवन सफल हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल बहुत ही विचित्र है। दूसरा सवाल ये कि सर आप इतने बड़े वकील हैं, वो कह रहे हैं, क्या कभी घर में बहस के दौरान ऑब्जेक्शन, माय लॉर्ड बोलने की नौबत आती है या वहाँ आप सीधे सरेंडर कर देते हैं? ये पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं कैसे बताऊं, जजेस होते हैं जिनके सामने हम खड़े होकर माय लॉर्ड कहते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे आप ले जाएं उन्हें, तो वही जजेस आपके साथ सामने खड़े होकर बहस कर रहे होते हैं। वो दूसरी तरफ वकील होते हैं, आप इधर वकील होते हैं। उसके बाद वो जज बन जाते हैं। जिस दिन वो जज बन जाते हैं तो उस दिन आप उनके नाम से हटकर उनको माय लॉर्ड कहने लगते हैं, और फिर उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल वो लोग जज बने रहते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं। जब वो रिटायर होते हैं तो कुछ लोग उनको फिर नाम से बुलाने लगते हैं। मेरा ये एक सिस्टम रहा है कि मैं रिटायर्ड जज को भी जज ही कहता हूँ। मैं उसको नाम से नहीं पुकारता हूँ, इसलिए कि मेरे लिए वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पद को सुशोभित उसने किया है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कि जिस तरह से किसी भी धर्म में और किसी भी आस्था में एक मंदिर होता है, एक मस्जिद होती है, एक गुरुद्वारा होता है, एक गिरजाघर होता है, और उसमें एक आइडिया या एक मानिए भगवान का रूप या मानिए एक कॉन्सेप्ट होता है, या एक पुजारी होता है, या एक प्रीस्ट होता है। वो आपका संबंध बनाता है उस आस्था से और उस आस्था के भगवान से या परवरदिगार से, अल्लाह ताला से। उसी तरह से एक आस्था है मेरे लिए, वकालत और लीगल सिस्टम एक आस्था है। उसका हाई प्रीस्ट जो होता है वो एक जज होता है। तो जब हाई प्रीस्ट रिटायर हो जाए तब भी वो मेरे लिए हाई प्रीस्ट ही रहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को सुशोभित कर चुका है जो मेरे लिए एक टारगेट और एक डेस्टिनेशन है। वो डेस्टिनेशन टारगेट बना रहे, वो कभी ना बदले, तो वो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो भी उसका एक हिस्सा हमेशा रहेंगे, और इसलिए वो उसी तरह से मेरे लिए रहते हैं जैसे पहले कभी थे। तो जज बनने से पहले क्या थे, जज बनने के बाद क्या थे, जज बनने के बाद और रिटायर होने के बाद वो क्या रहेंगे, इसको मेरे लिए एक लगातार एक फ्लोइंग आइडिया है। जैसे गंगा जब बहती है तो गंगोत्री से शुरू होती है, तो वही गंगा होती है, और बनारस पे पहुंचकर जहाँ पे लोग स्नान करते हैं तो वही गंगा होती है। वो गंगा ही रहती है। उसमें कितना भी प्रदूषण हो जाए, प्रदूषण साफ हो जाए, कितनी और नदियाँ आके मिल जाएं, यमुना आके मिल जाएं, लेकिन गंगा ही रहती है। उसी तरह से मेरे लिए जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक गंगा के समान है, वो हमेशा गंगा ही रहता है। खुर्शीद साहब, कैसा अनुभव रहा आपका आज मंच पर? जी बहुत अच्छा रहा। अब तो वो आपके दर्शक जब इसको देखेंगे, सुनेंगे और इस पे प्रतिक्रिया अपनी देंगे, तब पता लगेगा ये अनुभव कैसा रहा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक़्त थैंक यू, दिया। शुक्रिया। अगली बार एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।